गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से वीडियो नंबर 2 को हम देखेंगे। वीडियो नंबर हम क्या देखेंगे? 2। ठीक है, वीडियो नंबर 2 देखेंगे हम। और हम लोग पढ़ रहे थे फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध को पढ़ते हुए हमने कृषि पद्धतियाँ पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे खाद्य एवं उर्वरक। कृषि पद्धतियों का ही एक ये क्या है भाग है, खाद्य एवं उर्वरक। ठीक है, तो खाद्य एवं उर्वरक एक भाग है, वो देखिए। खाद्य क्या होता है और उर्वरक क्या होता है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है वो देखो। पहले भूमि को क्या करते हैं हम, पोषक तत्व मिलने चाहिए। भूमि को क्या मिलने चाहिए? पोषक तत्व। और वो पोषक तत्व प्रदान करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? खाद और उर्वरक। तो आप लोगों से कोई भी पूछ ले कि खाद एवं उर्वरक को क्यों मिलाया जाता है, तो मिट्टी को पोषक तत्व इनसे मिलते हैं। मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खाद्य एवं उर्वरक। मिट्टी को जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? खाद्य एवं उर्वरक। अब कौन कौन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और भी बहुत सारे करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। के को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। लैटिन भाषा में इसे बोलते हैं केलियम, इसलिए इसका नाम क्या है? के से रख दिया, लेकिन आपको याद रखना है पोटेशियम। ठीक है, पी का मतलब हो गया फास्फोरस। पी का मतलब क्या हो गया? फास्फोरस। ठीक है, और एन का मतलब नाइट्रोजन। तो आप लोगों से कोई पूछ ले खाद्य एवं उर्वरक की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो भूमि को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और पोषक तत्व प्रदान करने के लिए ये हमारे पास में खाद्य एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद्य एवं उर्वरक मिलाने से भूमि को कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन आपको 3 याद रख लेने हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब आगे देखोगे आप लोग तो फिर हम चलेंगे इनके अंदर अंतर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब अंतर पढ़ेंगे तो देखो, अंतर भी देख लो। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इनकी ज़रूरत केवल और केवल भूमि को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए कि भाई भूमि के अंदर पोषक तत्व खत्म हो गए, अब लगातार हम भूमि को काम में ले रहे हैं। तो अब क्या है, आप लोगों को पता है कि हम लगातार किसी भी चीज़ को उपयोग करते हैं तो एक न एक दिन क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, लगातार भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो पोषक तत्व भूमि के अंदर क्या हो गए? ख़त्म। तब वो भूमि को पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे? खाद्य एवं उर्वरक से। तो खाद क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जो किसान के बेटे हैं उनको तो पता ही है कि जो गोबर होता है उसको क्या किया जाता है? पहले इकट्ठा किया जाता है। गोबर को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। पेड़ पौधों से कूड़ा करकट निकलता है, उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। गड्ढे में डालने से क्या है, वो सड़ जाता है। सड़ने से उसके अंदर क्या है, बहुत सारे ह्यूमस पैदा हो जाते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है कीड़े वीड़े से, कि वो कीड़े क्या करते हैं? भूमि को उपजाऊ करने में सहायक होते हैं। वो कीड़े क्या करते हैं? भूमि को उपजाऊ करने में सहायता करते हैं। ठीक है, फसल को वृद्धि करवाने में सहायता करते हैं। तो ये देखो, पहला खाद्य एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। कार्बनिक का मतलब समझ में आ गया? जैविक का मतलब जीवों से, उनके गोबर से, पेड़ पौधों की पत्तियों से। जैविक पदार्थ है जो कहाँ से प्राप्त होता है? जैविक अपशिष्टों। अपशिष्ट का मतलब गंदगी, मतलब गोबर से। और कृषि अपशिष्टों मतलब पेड़ पौधों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं, डाली वाली, उनको हम एक जगह गोबर के साथ मिला के पटक देते हैं, और जिसे देसी भाषा में हम कहते हैं रेवड़ा। क्या कहते हैं? रेवड़ा। तो उसके अंदर क्या है कि इकट्ठा कर लिया जाता है। अब ये इकट्ठा करके सड़ा के और फिर उनको जब जैसे फसल उगानी होती है उनको खेतों में हम डाल देते हैं, मिला देते हैं मिट्टी के साथ। फिर उसकी जुताई कर देते हैं, जिससे गोबर उसके साथ मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व क्या है, पेड़ को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई।
आगे हमारे पास में क्या है वो देखो। खाद का ये खाद की ये समझ में आ गया। अगला देखो, खाद में क्या पाए जाते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है कि वे छोटे मोटे कीड़े, जीव जंतु जो क्या है कि मिट्टी में मिलके और मिट्टी को उपजाऊ करते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं? उपजाऊ करते हैं। भूमि में फसल के अंदर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, आगे देखो, किसान इन्हें गड्ढे में डालकर उनका अपघटन के लिए छोड़ देता है। अपघटन का मतलब होता है मिक्स करने के लिए, टूटने के लिए छोड़ देता है। ठीक है ना, तो ये तीन चीज़ समझ में आ गई कि ये क्या है, गोबर से और कृषि अपशिष्टों से प्राप्त होता है। इसके अंदर ह्यूमस पाए जाते हैं और इसे अपघटन के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं उर्वरक की ओर। आप लोगों ने सहकारी समिति में उर्वरक मिलता हुआ देखा होगा, डीएपी, यूरिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उर्वरक कैसे बनता है? अब जैसे गोबर देखो, आपने देखा होगा कि अब क्या है, धीरे धीरे जानवरों को रखना कम कर दिया है, इसलिए गोबर का खाद तो मिलता नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका भी एक अल्टरनेट निकाल लिया, इसका एक जुगाड़ बना लिया। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में क्या बना दिया, खाद का ही एक रूप बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? उर्वरक। क्या बोलते हैं? उर्वरक। अंग्रेजी में फर्टिलाइज़र बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उर्वरक कृत्रिम विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। कहाँ पे? प्रयोगशाला में, लैब में तैयार किया जाता है इसे। ठीक है, कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है? मानव। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, उर्वरक मानव निर्मित है, जो कृत्रिम विधियों द्वारा, कृत्रिम का मतलब विज्ञान की नई नई विधियों के द्वारा वैज्ञानिक तैयार करते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है, उर्वरक से ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। इससे क्या है, छोटे मोटे जो जीव हैं वो प्राप्त नहीं होते, बस ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसको डालना ही पड़ता है, डालने के बाद तुरंत या तो ज़्यादा ही फुला देगा या बिल्कुल कम कर देगा। ठीक है, उर्वरक से ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, ये प्रयोगशाला में बनाया जाता है। और इसके कुछ उदाहरण हैं। गोबर का तो क्या उदाहरण दूँ, इसका तो लिख लेना, गोबर। ठीक है, गोबर का खाद, गोबर का खाद। और इसके अंदर है यूरिया का, सॉरी, उर्वरक का कोई भी उदाहरण पूछ ले आपसे कि उर्वरक के 2 उदाहरण दीजिए, तो पहला है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट नाम का भी एक उर्वरक आता है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, अमोनियम सल्फेट, ये भी उर्वरक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डीएपी मिल जाएगा, इसके अलावा यूरिया भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये खाद्य एवं उर्वरक में अंतर थे, इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में हम चलेंगे आगे की ओर। अब बेटा देखो यहाँ पे कि जो हमारे पास में खाद्य और उर्वरक पड़ा था, वो खाद्य और उर्वरक में से खाद्य के लाभ क्या क्या हैं वो देखेंगे हम, कि खाद के लाभ क्या क्या हैं। तो खाद का पहला लाभ है कि जब हम खाद को मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी है वो हम जब भी सिंचाई करते हैं तो पानी अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेती है। मिट्टी के अंदर पानी अच्छी तरीके से ग्रहण हो जाता है। मिट्टी के नीचे तक, जहाँ से हम जुताई करते हैं, जुताई से क्या नीचे तक पानी अच्छी तरीके से पहुँच जाता है, पानी अच्छे से पहुँच जाता है। ठीक है ना, इसका एक फ़ायदा है कि खाद से क्या है कि जल अच्छी तरह ग्रहण कर लेती है मिट्टी। ठीक है, दूसरा, जब जल अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेती है तो इससे एक और फ़ायदा होता है कि ये मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी का मतलब सॉफ्ट हो जाती है, और भुरभुरी होने से इसके अंदर क्या है, गैस से एक्सचेंज हो जाती हैं। गैस क्या करती रहती है, एक्सचेंज होती रहती है, मतलब मिट्टी, धरती की गर्मी बाहर आ जाती है और ठंडक कहाँ चली जाती है, नीचे। क्योंकि मिट्टी की हमने जुताई कर दी, खाद डाल दिया, तो मिट्टी के अंदर गड्ढे हो गए, तो हमारे पास में जो मिट्टी के अंदर जो गड्ढे हैं उसमें क्या हो, एक फ़ायदा मिलता है कि नीचे की गैस ऊपर, ऊपर की नीचे, मतलब गैस एक्सचेंज हो जाती हैं और मिट्टी सॉफ्ट भुरभुरी टाइप की हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणुओं का मतलब होता है ह्यूमस। मित्र जीवाणुओं का मतलब ये हुआ कि जो वे जीवाणु जो फसल उत्पादन में हमको सहायता करें। मित्र मतलब मित्रता, जीवाणु ऐसे मित्र, ऐसे जीवाणु मित्र जो फसल उत्पादन में हमारी क्या करें, सहायता करें। खाद से ऐसे जीवाणु भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। गठन का मतलब होता है हमारे पास में कि मिट्टी यदि पहले से थोड़ी सी खराब है, फसल उत्पादन नहीं हो पा रहा,
मिट्टी में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे, जैसे हमारे नाइट्रोजन कितना है 78% है, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है 78%। तो मिट्टी के अंदर यदि मान लो कि 78% की जगह ये 68% है, तो ये क्या है कि खाद डालने से ये 78% तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या है, मिट्टी का जो गठन है वो क्या है, सुधर जाएगा। तो खाद डालने के 4 फायदे हैं कि पानी अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेती है, बुरबुरी हो जाती है, गैस एक्सचेंज होती रहती हैं, और मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इससे मिट्टी का क्या सुधर जाता है, गठन सुधर जाता है। तो आप लोग इसको देखो, इसके बाद में हम लोग ये आगे की साइड देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद में हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिंचाई। कृषि पद्धतियों का जो चौथा टॉपिक है वो है सिंचाई। सिंचाई, ठीक है। हमने देखो जुताई कर दी, मिट्टी तैयार कर दी, खाद एवं उर्वरक डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब चलेंगे हम सिंचाई की ओर कि सिंचाई क्या होती है। सिंचाई का मतलब एक तरह से हो गया खेतों में पानी देना, फसल में क्या देना, पानी देना। परिभाषा क्या बनेगी, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना, कि एक टाइम के बाद में, एक टाइम पीरियड के बाद में खेत में क्या दें, हम पानी दें, वही क्या कहलाएगा, सिंचाई। एक निश्चित अंतराल के बाद में यदि हम एक निश्चित अंतराल के बाद में पानी नहीं देंगे तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। एक बार दे लिया, मान लो कि 15 दिन बाद में देना है और अपन लोग दे रहे हैं 1.5 महीने बाद में, तो पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, वहाँ पे सूख जाते हैं। तो निश्चित अंतराल के बाद में खेतों में पानी देना, वही क्या कहलाएगा, हमारे पास में सिंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सिंचाई। क्या कहलाएगी, सिंचाई, ठीक है। अब आगे देखो भाई, सिंचाई के क्या क्या फ़ायदे हैं। सिंचाई के फ़ायदे हैं कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है। जो पेड़ पौधे हैं, मान लो कि ये पेड़ हो गया, इसकी ये जड़ हो गई, ये क्या करती हैं, ये मिट्टी से पानी को सोख लेती हैं, मिट्टी से पानी को क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं, और ये पौधे के प्रत्येक भाग तक ये क्या है, पानी को पहुंचा देती हैं। और पानी पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम ऊतक। कौन सा ऊतक करता है, जाइलम ऊतक, जो 7वीं क्लास में पढ़ लिया। और खाना पहुंचाने का फ्लोएम ऊतक। तो ये क्या करती हैं, जड़ें पानी को सोख लेती हैं और पेड़ के प्रत्येक भाग तक पानी को क्या करती हैं, पहुंचा देती हैं, ठीक है, पहुंचा देंगी। एक काम हो गया, सिंचाई का पहला काम है कि जड़ के द्वारा पानी पेड़ के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है, ठीक है। पौधे में 90% के आसपास जल होता है। क्वेश्चन है अच्छा खासा, पूछ सकता है कोई भी कि पौधे में कितना पानी होता है, तो पौधे में होता है 90%। कितना पानी होता है, 90% जल होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है, ठीक है। ये भी नोट कर लेना अच्छे से दिमाग में। पेड़ में पानी देने से पेड़ शुष्क स्थिति में नहीं रहता, मतलब ये सूखा नहीं होता, कभी भी पेड़ सूखा नहीं होता। यदि पेड़ में हम पानी देना बंद कर देंगे तो पेड़ सूख जाएगा, पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो सिंचाई करने से पेड़ सूखी स्थिति में नहीं रहता, ठीक है, पेड़ सूखी स्थिति में नहीं रहता, ठीक है। एक और चीज़ है कि सिंचाई करने से पोषक तत्व होते हैं ये पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाते हैं। सिंचाई करने से पेड़ के जो पोषक तत्व पौधे के जो पोषक तत्व हैं ये क्या है, प्रत्येक भाग तक पहुंच जाते हैं। जड़, तना, पत्ती, इस सब में पहुंच जाते हैं पोषक तत्व। सिंचाई से सबसे बड़ा ये है। और पाला मतलब सर्दी और हवा से भी क्या करती है, ये सिंचाई हमारे पेड़ों की रक्षा करती है। सिंचाई से क्या होता है कि पेड़ पौधों की रक्षा होती है, चाहे पाला पड़ जाए, पाला मतलब बर्फ़ पड़ जाए तब, और हवा चले तब भी। क्यों हवा चलेगी तब क्यों रक्षा होगी, क्योंकि पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी तो हवा से गिरेंगी नहीं। तो सिंचाई के हमारे पास में परिभाषा है, निश्चित समांतराल पर खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। पौधों की जड़ क्या करती है, पानी को अवशोषित कर लेती हैं, और 90% के आसपास जल होता है पेड़ में, सूखा नहीं होने देता पेड़ को ये, और पोषक तत्व प्रत्येक भाग तक पहुंच जाते हैं।
और ये पाले और हवा से भी इसकी क्या करता है, पेड़ पौधों की रक्षा करता है। सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं? स्रोत का मतलब साधन, कि किन किन साधनों से हम सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई के दो तरीके के साधन होते हैं, पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन। पारंपरिक का मतलब होता है जो हमारी परंपरा चली आ रही है, मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े दादा परदादा करते हुए आ रहे हैं। वो साधन कौन कौन से हैं? जो हमारी परंपरा चली आ रही है, जो हमारे पूर्वजों ने किया है, वो किससे करते थे? गिरनी से करते थे, कुएं में से सिंचाई करते थे, चड़स चलाते थे, तालाब में सिंचाई करते थे, बावड़ी में से करते थे। तो पारंपरिक सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? गिरनी, कुआं, चड़स, तालाब, बावड़ी, कुछ भी लिख देना। ये तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, बस पूछेगा तो ऐसा पूछेगा कि पारंपरिक सिंचाई के स्रोतों के नाम लिखे, तो आप 2-3 का नाम लिख दीजिए। आधुनिक मतलब कि गैर परंपरागत, जो विज्ञान ने तैयार किए हैं नई नई विधियों के द्वारा, वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास फव्वारा सिंचाई और दूसरा है बूंद बूंद सिंचाई। इनका वर्णन हम यहाँ पे करेंगे, फव्वारा सिंचाई का और बूंद बूंद सिंचाई का। तो आप लोगों से कोई पूछ सकता है कि सिंचाई के कितने प्रकार के साधन हैं, तो सिंचाई के 2 प्रकार के साधन हैं, पहला फव्वारा सिंचाई और दूसरा बूंद बूंद सिंचाई। फव्वारा सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है। ये हमारे आधुनिक स्रोत हैं। सिंचाई कितने प्रकार के स्रोत हैं? 2, पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक मतलब जो हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं, और आधुनिक जिसमें कौन कौन से आएंगे? फव्वारा सिंचाई और दूसरी बूंद बूंद सिंचाई। तो आप लोग पहले इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो सिंचाई है उसकी आधुनिक विधियां थी 2 प्रकार की। एक तो थी छिड़काव तंत्र और दूसरी थी हमारे पास में ड्रिप तंत्र विधि, ठीक है। छिड़काव तंत्र का दूसरा नाम है फव्वारा सिंचाई। आप लोगों को पता है कि फव्वारा छिड़काव करता है, ठीक है ना। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जहाँ जहाँ असमतल भूमियाँ हैं, असमतल भूमि मतलब ऊबड़ खाबड़, ऐसी 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 भूमियों पे ये क्या करता है कि सिंचाई करता है। तो मतलब असमतल भूमियों पे कौन फव्वारा सिंचाई कारगर होती है। फव्वारा काम कैसे करता है? एक बड़ा पाइप होता है, इस बड़े पाइप में एक निश्चित दूरी पर पाइप लगे रहते हैं और इसके ऊपर क्या लगा रहता है? नोजल लगा रहता है। नोजल धातु का बना होता है। जैसे ही इसके अंदर पानी का प्रेशर जाता है, ये पाइप में पानी का प्रेशर जाता है, ये पानी ऊपर चढ़ता है। पानी कहाँ चढ़ता है? ऊपर। पानी ऊपर चढ़ने से ये फव्वारा ऐसे घूमेगा, ये स्प्रिंकलर, ये नोजल क्या करेगा? ये धातु का नोजल ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमने से क्या होगा कि पानी कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ऐसे क्या है, ये छिड़काव करेगा। ये क्या करेगा? छिड़काव करेगा। तो यह विधि पहली बात तो असमतल भूमि में उपयोगी होती है, जहाँ पे पानी की मात्रा क्या हो, जहाँ पे जल की मात्रा क्या हो, कम हो। दूसरा कि नल होते हैं, इसके ऊपरी सिरों पर नोजल लगा होता है। ये नल हो गया मतलब पाइप हो गया, पाइप के ऊपरी सिरे पर नोजल लगा होता है, जो क्या करता है, जैसे पानी का प्रेशर जाता है, यहाँ से पानी का प्रेशर जाता है, तो ये क्या होता है? घूमता है, और घूमने के कारण सिंचाई करता है। इस विधि में हमको ऐसा लगता है कि जैसे बरसात हो रही हो, क्योंकि घूम घूम के सिंचाई करता है तो बूंदें गिरती हैं, तो हमको ऐसा लगता है जैसे बरसात हो रही हो। ये कहाँ पे करते हैं? गार्डन मतलब लॉन में, जहाँ पे शादी ब्याह वगैरह होते हैं। कॉफ़ी की खेती में भी ऐसा करते हैं। ये कहाँ पे करते हैं? कॉफ़ी की खेती में, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना है, आधुनिक सिंचाई के 2 तरीके हैं, फव्वारा सिंचाई जिसे हम छिड़काव तंत्र बोलते हैं, दूसरी है ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद सिंचाई। यह विधि असमतल भूमि में की जाती है और पाइप के सिरों पे नल लगा के और उसके ऊपर नोजल फिट किया जाता है। जैसे ही पानी प्रेशर से ऊपर जाएगा, नोजल घूमेगा और क्या है,
हमको ऐसा लगेगा जैसे बरसात हो रही है, इस तरीके से खेती पे क्या होगी, बूंदें गिरेंगी और सिंचाई हो जाएगी। ठीक है, कहाँ की जाती है, लॉन और कॉफ़ी की खेती पे। ठीक है, आप लोग आज के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक काम कंप्लीट और याद भी कंप्लीट। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियोज़ को लाइक करो। चैनल का नाम आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे चैनल का नाम है, मेरा नाम ही ढूंढ लेना, आपको चैनल का नाम मिल जाएगा। ये मेरे मोबाइल नंबर हैं, मोबाइल नंबर पे आप लोग जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसको मैसेज कर दो। ठीक है, लेकिन यदि आवश्यकता से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल पिक करूँगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में दो, पढ़ो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। जुलाई 1008 माई टारगेट, प्लीज़ इसको कवर कराओ। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।